हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया एंड WTO के टॉपिक पे। एंड साथ ही हम देखेंगे जो मार्केट एक्सेस और साथ ही ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, जिसमें हम कवर करेंगे WTO। ओके। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, GATT को रिप्लेस किया था WTO से। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में तो है ना, जैसे एंगेजमेंट बढ़ता जा रहा था ट्रेड में। ओके। उसके बाद WTO का भी काम था रेगुलेशन लाना इंटरनेशनल ट्रेड में। जैसे अ, जो कि उन्होंने कन्वर्ट किया था जंगल को एक जू में, अगर हम एग्जांपल लें। क्योंकि देखो पहले है ना, जो ट्रेड होता था ना, उसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई कोडिफिकेशन नहीं था, है ना। जैसा चाहो वैसा हो रहा था, ये सारी चीज़ें। पर अब अगर हम देखें ना, तो जू मतलब एक सिस्टमेटिक वे, तो उस वे में ना ये सारी चीज़ें की जा रही है। और जहाँ पे कोविड के टाइम पे PM जन कल्याण जो योजना थी, उसमें फ्री राशन भी दिया गया था राइस फार्मर। जो आप देखो, मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो हमेशा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ना, उनमें एक तरीके से ना डिस्प्यूट चलता रहा है, कन्फ्लिक्ट चलता रहा है। किसको लेके? सब्सिडीज को लेके। तो हमारे जो राइस फार्मर्स है ना, उनके लिए ना सब्सिडीज लाना बहुत ज़रूरी था। एंड इसमें ना WTO में ना, जो इंडिया है ना, उसने पीस क्लॉज का काम किया फूड को काफ़ी सेव करने के लिए, स्टॉक होल्डिंग करने के लिए, है ना। एंड MSP का सपोर्ट लेके आए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्योंकि देखो, जो अपने इंडिया के फार्मर्स है ना, उनको सब्सिडीज है ना डेवलप्ड कंट्रीज के कंटेक्स्ट में कम मिलती है। ओके। और साथ ही अगर हम देखें तो है ना, एग्रीकल्चर में जैसे ये लोग काफ़ी सर्वाइवल भी करते हैं, हमारे जो इंडिया के या डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो फार्मर्स हैं। ओके। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, 30% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है ना, वो जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है ना। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो फार्मर्स है ना, वो मतलब सबसे पहले तो less than 5% है ना पॉपुलेशन है, जो कि इसमें है, जो डेवलप्ड कंट्रीज में मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में है, जो कि एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद देखो, इनको सब्सिडीज हाई मिलती है। अगर है ना, ये जो हमारे यहाँ के जो फार्मर्स है ना, वो अगर मतलब एक्सपोज हो इंटरनेशनल ट्रेड में, तो है ना, उनको दिक्कत आ सकती है और खड़े होने में। क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के जो जैसे जो फार्मर्स है ना, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज होती हैं। ऊपर से उनके पास जो लैंड होल्डिंग एरिया होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हरियाणा जैसा जितना जो ये अपना लैंड है ना, उतना उनके पास एक एक से दो फार्मर के बीच में रहता है। हमारे यहाँ पे तो सिर्फ थोड़ा बहुत रहता है, पर उनके पास इतना रहता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं। नॉर्थ साउथ डिबेट अगर हम देखें एग्रीकल्चर पे, तो नॉर्थ मतलब डेवलप्ड कंट्री एंड साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। ओके। तो रिच कंट्रीज में क्या होता है, क्लाइमेट एडवांटेज मिल जाता है, टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होती है, लॉन्ग होल्डिंग मतलब लैंड है ना, वो होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा रहती है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो लोग फार्मिंग करते हैं। बट देखो हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होती है वेदर की, लैंड फ्रेगमेंटेटेड होता है। उसके बाद सर्वाइवल के लिए वो लोग सिर्फ सर्वाइवल पर्पज़ के लिए वो जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम पॉल्यूशन इस पे, मैक्सिमम पॉपुलेशंस है ना, इस पे डिपेंड करती हैं। तो डिबेट बेसिकली यही है कि सब्सिडीज है ना, उनको रोक देना चाहिए जो वेस्टर्न के फार्मर्स हैं, है ना। क्योंकि वो ऑलरेडी इतने इतने सर मतलब इतने कैपेबल हैं कि ये सारी चीज़ें कर सकें। और देखो अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, तो फिर हमारे जो फार्मर्स हैं ना, उनके लिए दिक्कत हो सकती है इंटरनेशनल ट्रेड में। देखो, मार्केट एक्सेस का अगर हम बात करें, तो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, नंबर ऑफ बैरियर्स इम्पोज करती है, टैरिफ भी करती है, टैरिफ बैरियर्स भी लगाती है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स पे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, इंडिया का जो शिप था ना, वीट शिप, वो टर्की में रोक दिया गया था 2021 में। ओके। क्यों? मतलब पर्पस ये था कि उसमें बोला गया था रूबेला वायरस की वजह से। और वो ये हम खा के हम लोग इतने बड़े हुए हैं, रूबेला वायरस। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब उन लोगों के लिए पता नहीं क्या है, पर देखो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए मैटर करती है, रूबेला वायरस और बहुत सारी चीज़ें। बट अपन को क्या है कि ऑलरेडी नहीं करती है मैटर, क्योंकि अपन ये सारी चीज़ें अपन अपने साइड की गेहूँ वगैरह खा के तो इतने बड़े हुए हैं। पर ठीक है। अब देखो, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में अगर देखें, तो है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों आए थे। उसके बाद देखो, जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो 1944 में आया था। एंड ये लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट लोन है ना, वो प्रोवाइड करता है लॉन्ग गेस्चर पीरियड के लिए, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और 1.5 मतलब
1.25 ऐसे कुछ इंटरेस्ट रेट पे। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और ट्रेडिशनली इनका जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है ना, वो यूएसए से है। एंड आईएमएफ का जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो एमडी है ना, वो यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से। ओके। एंड अजय बंगा है इनके जो प्रेसिडेंट। ओके। करेंटली में मेरे को शायद चेंज भी हो गए होंगे, तो एक बार देखना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक मैं जानता हूँ अजय बंगा थे, जो कि पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब जो ये भले ही अमेरिकन सिटीजनशिप इनके पास है, बट ये इंडियन है ना। एंड मतलब इनका बर्थ वहीं पे हुआ है, पर ये इंडियन है, मतलब पार्ट्स ऑफ इंडिया। एंड गिव कंसल्टेंसी टू प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, मतलब जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। ओके। उसके बाद देखो, वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रह चुका है इंडिया। एंड साथ ही जो वर्ल्ड बैंक है ना, काफ़ी सपोर्ट किया है इंडिया को। उसके बाद हमें देखने को मिलता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल एरियाज में इस चीज़ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया वर्ल्ड बैंक ने, रेंजेस फ्रॉम कनेक्टिंग प्रोजेक्ट्स, प्राइमरी वेल्थ, ओके, वेल्थ केयर में, प्राइमरी एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। जैसे कुछ एरियाज बताऊँ, कनेक्टिंग प्रोजेक्ट है, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस चीज़ में इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हम थर्टिकल पोजीशन में चलें तो WTO एंड इंडिया, द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन WTO हैज इंक्रीज कंसिडरबली इन 21st century. WTO provides a rule-based system in governance of trade to ensure stability and predictability. Okay. India has evoked peace clause at WTO for existing 10% ceiling on support it offered to rice farmers. India gave subsidies worth 13.7 as against to permitted 10%. According to peace clause, no country would be legally barred from food security programs, even if subsidies breach the limit specified in WTO agreement on agriculture. India provided the following reason for breaching silly subsidies limit, that is access support measure to rice farmer to meet the domestic food security of its poor population. Okay. Then public stockholding program, India said that under its public stockholding program for security purpose, rice, wheat, pulses, among other are required and released to meet domestic food security purpose. Rice, wheat, and pulses released to other acquire and meet domestic foods security needs of countries' poor and vulnerable population, and do not impede commercial trade or food security of others. Minimum support price, India ensure food security through the minimum support price and public distribution system as well as National Food Security Act in 2019. देन अगर हम बात करें नेचुरल जो नॉर्थ साउथ डिबेट है ना एग्रीकल्चर पे, उसके बारे में, तो एग्रीकल्चर मोस्ट सेंसिटिव एंड पॉलिटिसाइज जो इशू है ना, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, एंड डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में. Country of South are mainly depend on agriculture, so agriculture is most sensitive issue in developing countries as well. It is not only the source of employment for large number of people, as well as it also food security needs, है ना. मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनके लिए ये कॉमर्शियल पर्पस हो सकता है, पर अपने लिए ना ये कोई कॉमर्शियल पर्पस नहीं है, एक भावना जुड़ी होती है. एंड देन देखो, डेवलप्ड कंट्रीज डू नॉट थिंक ऑफ एग्रीकल्चर ओनली for from a commercial purpose, rather it is a source of livelihood for a large number of people, whereas a developed country is less than 5% of population is dependent on agriculture. The share of agriculture in the GDP of developed countries is less than 5% area, and more than 30%, approximately 25 to 30% on developing countries. Moreover, developed countries are placed in better climate conditions favorable for agriculture and better technologies. Okay, है ना. And farmers developed countries use agriculture for commercial purpose, whereas agriculture produce is mainly used for survival of people in developing countries. Okay. Then in the developed countries, farmers are being given hug subsidies by their respective governments. When the farmers of developing countries are exposed to the international trade market, they are unable to compete with the farmers of developed countries, and they are also exposed to fluctuations in the prices of agricultural commodities in the international market. Today, farmers in developing countries are committing suicide, and WTO policies have affected the food security of developing countries in many ways.
which has resulted farmer have shifted from food crop to commercial cash crops. This has significantly affected the food security of developing countries. Okay, market access अगर हम देखें तो it means lowering tariff or removing non-tariff barriers. Western countries continue to impose non-tariff barriers. Sanitary or phytosanitary measures are taken. It is also known as SPS agreement. It is an agreement of the WTO which has negotiated in the Uruguay round of talks, and the SPS measures are covered by the agreement aimed to protection of human, animal, plant, life for health from certain risk. Okay. Then, under the SPS agreement, WTO sets conditions on member state policies relating to food safety, animal health, plant health with respect to import pests, okay, and diseases. In a market access, there is a major dispute between India and USA. अगर हम एग्जांपल ले 2020 में जो टर्की था, उन्होंने रिटर्न किया था इंडियन शिप को, है ना, वीट से भरा हुआ था। उसके बाद साथ ही हम देखें तो रूबेला वायरस इसमें जो कॉज बताया गया था, मतलब जो मतलब उन्होंने बताया था कि इसमें रूबेला वायरस है, इस वजह से हम लोग इसको वापस कर रहे हैं। देन देखो, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में ना वर्ल्ड बैंक एंड IMF थे, एंड साथ ही हम वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशिंग एडवाइस रिसर्च एंड डेवलपिंग नेशंस टू एड इकोनॉमिक डेवलपमेंट strengthen their economic, and World Bank and IMF are founded simultaneously under the Bretton Woods Agreement and same focus to help serve international government globally. स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक अगर हम देखें तो इसमें देखो, जो द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलप्ड, एंड साथ ही इंटरनेशनल डेवलप्ड एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉपरेशन, एंड साथ ही हम देखें मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, उसके बाद इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके, मेन फंक्शन अगर हम देखें, मेन फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो फाइनेंशिंग कंट्रीज इनको सप्लाई करती क्वालिफाइंग नेशंस एट द लो, जो लोन इनको प्रोवाइड करती है जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट पर, एंड ग्रांट टू सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज of the countries, and sharing of information through various entities. World Bank gives policies, advice, research, analysis, technical assistance, and advice and training for both public and private sector. Okay, इनके गोल थे पुअर्टी को ख़त्म करना 2020 टू 2030 तक, एंड प्रमोटिंग शेयर प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद देखो, वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया, जो कि फाउंडिंग मेंबर रह चुका है इंडिया, and that is World Bank has been a reliable institution for development and growth of India, and World Bank is supporting India's social protection program to help poor vulnerable through its assistance, and World Bank support India's micro, small and medium enterprises. The World Bank has given loan of billions of dollars to India for the development of infrastructures in various areas. Okay, जिससे वर्ल्ड बैंक हैज़ इन्वेस्टेड इन मल्टीपल एरियाज कनेक्टिंग प्रोजेक्ट, प्राइमरी हेल्थ, है ना, प्राइमरी एजुकेशन, स्वच्छ भारत अभियान एक्सेट्रा। तो होप आपने ये सारी चीज़ें आपने समझा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।